आपको पीएमएसएम परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर, और आपका मल्टी स्टैक स्टेपर मोटर और हाइब्रिड स्टेपर मोटर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 2 क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों हो चुके थे, इसको कल हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आज तो सॉरी थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। A three-stage variable reactance stepper motor has 20 poles on the each rotor and stator stack. The step angle of this stepper motor is, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर ही लीजिएगा कि स्टेप एंगल निकालना, या स्टेप एंगल दिया है तो उसकी स्पीड फाइंड आउट करना। स्पीड अगर पता है तो आपको स्टेप एंगल मालूम है तो पल्स पर सेकंड जो उसकी पल्स की फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करना। तो ये क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा के दे सकते हैं एग्जाम में आपके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। तो आज देखते हैं इसको। अ थ्री स्टैक वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर हैज 20 पोल्स ऑन ईच रोटर एंड स्टेटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टी स्टैक स्टेपर मोटर की बात आएगी, 3 स्टैक 4 स्टैक 5 स्टैक 10 स्टैक 100 स्टैक, तो उसमें रोटर और स्टेटर दोनों के ही पोल्स सेम होंगे, ठीक है, और दोनों के पोल्स सेम होंगे, और दोनों ही के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग रहती है। टाइम क्या हो तुम लोग भाई? ओके, अब थ्री स्टेक मैंने बताया था आपको स्टेप एंगल, स्टेप एंगल ऑफ मल्टी स्टेक हेलो स्टेपर मोटर। हेलो तो बताया था ना, अल्फा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई m इंटू सर, पी ये आर और पी एस। कब सर? बताओ, कुछ पूछ रहे हो? सर, ये चैप्टर क्विज जो आपने कहा था वो सेंड करोगे, आपने किया नहीं अभी तक। तो क्विज तो मैंने आप लोगों को भेजे हैं, मैं आपको इसका ये वाला भी भेज दूंगा मैं आप लोगों को। सर कहाँ भेजा ठीक सर? है, ग्रुप पे तो नहीं है? कौन सा वाला? सर यूनिट वाइज आपने कहा था जो भेज देंगे। अच्छा, यूनिट वाइज मैंने आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेजी होगी मैंने आप लोगों को, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अलग से चाहिए रिवीजन वाले फॉर्म में जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, तो मैं ये भी आपको भेज दूंगा। 5th यूनिट और फर्स्ट यूनिट के हो गए हैं, तो इस क्लास के बाद में आप लोगों को वो उसका पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। पहले जो आप बोल इसमें रहे हैं एक्चुअली वो भी नंबर ऑफ पेजेस, एक्चुअली इसमें क्या है, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा होंगे ना, करीब 100-150 पेज होंगे हर एक यूनिट में, और ये एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है। इनका पीडीएफ बना के मैंने आप लोगों को एक A4 शीट में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको दिया था, आप लोग चाहें तो उसको अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। इसको मैं भेजूंगा, तो ये एक एक स्लाइड में आप देखेंगे ना, इसमें अभी इसी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो करीब आपके 75 हैं, और यूनिट 5 में करीब 100 से मोर देन 100 स्लाइड्स होंगे आपके। मैं भेज दूंगा आपको, ये वाले भेज दूंगा, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी। तो फिर हम सर लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ ठीक है, भेज देंगे। स्टेप एंगल ऑफ मल्टी स्टेक स्टेपर मोटर इज अल्फा 360 अपॉन m, जहाँ पे m क्या है आपका, नंबर ऑफ स्टेक, नंबर ऑफ स्टेक, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 3 स्टेक है इंटू 20, आपका जो एंगल आएगा 6 आ जाएगा। 1 मिनट, ये 20 है ना ये, हाँ, तो आपका 6 डिग्री एंगल आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के सिंपल क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड होंगे, अगर ये फॉर्मुला याद रहेगा, बस आप लोग याद रखिएगा कि इसमें वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर में भी यहाँ पे नीचे m आएगा, वहां पे m नंबर ऑफ फेजेस है। मल्टी स्टैक स्टेपर मोटर में यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे m का मतलब नंबर ऑफ स्टैक्स होगा। लेकिन पीएमएसएम में यहाँ पे m नहीं होगा, यहाँ पे PS/2 एंड इंटू PR होगा, ठीक है। PS यानी कि स्टेटर के जो पोल्स है उसके हाफ करते, उसका नंबर अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। इतना हम लोग याद रखिए, नहीं तो पीएमएसएम में भी हाफ करेंगे। और आपका जो हाइब्रिड स्टेपर मोटर होगी, समझ रहे हैं, उसमें भी हम लोग स्टेटर के जो पोल्स होंगे उसको हाफ करते हैं, या फिर अगर फेजेस गिवन है तो फेजेस तो रहेंगे, ठीक है। अगर स्टेटर के पोल्स गिवन है आपको, तो पोल्स के आपको हाफ करने पड़ेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं उस तरह कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं कराऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटेड डिवाइस। तो ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को तो रट लीजिए आप कि स्टेपर मोटर ही यूज होती है आपके हमेशा ही कंप्यूटर प्रिंटर में। मैंने आपको कई बार बताया आपको कि स्टेपर मोटर का सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो आपका है कंप्यूटर का प्रिंटर। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, या जो भी प्रिंटेबल डिवाइसेस हैं, चाहे प्रिंटर हो, चाहे फोटो मशीन हो, चाहे फोटो प्रिंट करने वाला हो, जो भी प्रिंटेबल डिवाइसेस हैं उसमें आपका जो मोटर यूज होती है दैट इज स्टेपर मोटर। ठीक है, और स्टेपर मोटर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि उसमें किसी भी तरह की फीडबैक सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, प्रिंटर में ये नहीं होता कि आप प्रिंट पूरा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जब उसमें सप्लाई जाती है तो बीच में पेपर फंस जाता है। इसकी वजह ये है कि उसमें कोई फीडबैक सिस्टम यूज नहीं हुआ है, या बीच में अगर कोई ब्रेक होता है, सिग्नल में ब्रेक होता है, तो बीच में पेज फंस जाता है उसमें। ठीक है, और अगर वहीं का वहीं आधा ही रुक जाएगा इसको, क्योंकि उसमें फीडबैक नहीं है कि कंप्लीट होने के बाद ही वो प्रिंटर पूरा रुकना चाहिए। इस तरह का कोई भी सिस्टम या कंट्रोलिंग सिस्टम उसमें लगे नहीं रहती। ठीक है, तो ये तो था आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टेपर मोटर हैज 6 फेज वाइंडिंग्स on its rotor stator and has 12 teeth on the rotor. 6 phase winding on its stator and 12 teeth on the rotor. The step angle, तो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन में कराया था, इसमें m यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेक्स था, यहाँ पे m नंबर ऑफ फेजेस होगा, तो फॉर्मूला सेम आपको वही लगेगा, अल्फा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई m इंटू पी आर, और m यहाँ पे होगा 360, m यहाँ पे नंबर ऑफ फेज होगा, यहाँ पे कितने 6 फेज वाइंडिंग यूज की हुई है, यहाँ पे 6 इंटू स्टेटर एंड 12 टीथ ऑन द रोटर, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा करीब 5 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो टाइम पे तो आते नहीं हो सिद्धार्थ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ 4 फेज 4 पोल परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर हैज ए स्टेप एंगल, तो इसका तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं बार बार इस तरह क्वेश्चंस हैं इसमें, तो देख लेते हैं इसमें। 4 फेज है, 4 पोल है, तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, अल्फा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 4 फेज यानी कि 4 पोल परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर। एक मिनट, पीएमएसएम है ना, लेकिन चूंकि फेज गिवन है, अगर देखो ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकता है इस तरह से, अगर ये फेज गिवन रहेगा, समझ रहे हैं, तो आपको अपॉन में 2 नहीं करना है, फिर चाहे यहाँ पे आपकी परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर हो या फिर आपकी पीएमएसएम हो, वीआरएसएम हो या एचएसएम हो, अगर यहाँ पे 4 स्टेटर पोल्स गिवन रहता, समझ रहे हैं, 4 स्टेटर पोल्स, अगर स्टेटर पोल्स गिवन होंगे तो स्टेटर पोल्स को डिवाइड बाई 2 करेंगे, समझ रहे हैं, अल्फा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई पी एस बाई 2 इंटू पी आर, इतनी फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स अगर आपको गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको स्टेटर में फेस गिवन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कीजिए कि पीएमएसएम देख के और ये फॉर्मूला लगाया और अपॉन 2 किया और निकाल दिया, तो गलत आंसर आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है आपका ये, अगर नंबर ऑफ फेज अगर आपको गिवन है तो 360 डिवाइड बाई एम इंटू पी आर, यहाँ पे एम क्या है आपका, नंबर ऑफ फेज और नंबर ऑफ स्टैक्स, और ध्यान रखिएगा इसको स्पेशली, तो अल्फा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई पी एस बाई सॉरी एम, नंबर ऑफ फेज कितना है 4, और 4 पोल परमानेंट मैग्नेट, आपका 4 हो जाएगा ये, तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, कितना आएगा आपका ये 16 22.5 आएगा आपका। ठीक है, ट्वेंटी 2.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लेंगे, बस थोड़ा सा इसमें वही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको परमानेंट पीएमएसएम देख के आप कहीं अगर आपने 4/2 कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 डिग्री का वैसे आपका आंसर आएगा तो क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टेप एंगल ऑफ ए 3 स्टेक 15 टूथ वेरिएबल रेक्टेंगल स्टेपर मोटर इज, ये क्वेश्चन आसान है, कर लेंगे आप लोग इसको, 15 दिया 45 बटे अगर 365 करेंगे तो 8 आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर बार पेन ही चलाएं। ठीक है,
8 डिग्री। नेक्स्ट आपका है स्टेप एंगल फॉर 3 फेज 24 पोल परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर इज स्टेप एंगल फॉर 3 फेज 24 पोल 3 फेज 24 पोल पर पीएमएसएम। तो इसमें भी आप पीएमएसएम जरूर है, लेकिन यहाँ पे फेज गिवन है। जब भी फेज गिवन होगा तो इसको अपॉन में 2 नहीं करेंगे। अगर लिखा होता है कि 4 स्टेटर पोल्स होंगे तब आप अपॉन में 2 करेंगे, अगर फेज होगा तो अपॉन में 2 नहीं करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 72 इंटू 365 करेंगे तो 5 डिग्री आएगा आपका। 360 डिवाइड बाई 3 इंटू 24 इसको करेंगे 15 टाइम्स आएगा, 30 को करेंगे तो 5 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ सिंगल स्टैक 4 फेज स्टेटर मल्टीपल। इस तरह के क्वेश्चन जो आ सकते हैं आप लोग ध्यान, थोड़ा सा उसमें आपको करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अ सिंगल स्टैक 4 फेज स्टेटर 4 फेज स्टेटर मल्टीपल स्टेप मोटर या स्टेपर मोटर। मल्टीपल स्टेप को समझिएगा, मल्टी स्टैक में समझिएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी लिख दिया सिंगल स्टैक। तो ये 4 जो है आपका ये स्टैक नहीं है, ये 4 फेज है। सिंगल स्टैक 4 फेज मल्टीपल स्टेप motor has 6 rotor teeth. The poles are excited once at a time. If the excitation frequency is 120 hertz, then the speed of motor is। अब क्या क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन होगा ये? तो इसमें कहना क्या है 120 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 120 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 120 पल्स पर सेकेंड इज गिवन। ठीक है, 120 पल्स पर सेकेंड। और एक पल्स में कितना घूमेगा? एक पल्स में कितना रोटर रोटेट करेगा? जितना इसका स्टेप एंगल होगा। तो आप यहां से स्टेप एंगल निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 360 डिवाइड बाई फेज है m यानी कि 4, रोटर टीथ यानी कि 6। तो इसको अगर हम यहां से निकालने जाएंगे तो कितना आएगा आपका ये? 15 डिग्री। समझ ना, एक स्टेप एंगल 15 डिग्री है, मतलब 120 पल्स पर सेकंड है और 15 डिग्री है। और नंबर ऑफ पल्स, नंबर ऑफ स्टेप्स इन वन रिवोल्यूशन, इस तरह से निकालो, नंबर ऑफ स्टेप इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कितने कितने स्टेप्स लगेंगे? अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ स्टेप्स निकाले ना, तो यहाँ पे n निकाल लीजिए। नंबर ऑफ स्टेप्स इन वन रिवोल्यूशन मतलब 360 डिवाइड बाई एक एंगल कितना है 15 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा आपका? 24 स्टेप्स इन वन रिवोल्यूशन। और 24 स्टेप्स इन वन रिवोल्यूशन है, तो नंबर ऑफ पल्स रिक्वायर्ड, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ वहां पे लिखना ही पड़ेगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आप लोगों को। नंबर ऑफ पल्स रिक्वायर्ड इन वन रिवोल्यूशन, इन वन रिवोल्यूशन। तो 24 पल्स की रिक्वायरमेंट ही होगी एक रिवोल्यूशन में, तो 24 स्टेप्स चाहिए एक रिवोल्यूशन के लिए। और एक सेकंड में पल्सेस कितने हैं? 124। तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन घूम जाएगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, यही तो स्पीड होती है, यही स्पीड है रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा आपका? 120 डिवाइड बाई 120 डिवाइड बाई 24, कितना आएगा आपका? 5 आरपीएस।
रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया इसको क्योंकि स्टेप एंगल निकाला हम लोगों ने, फिर हमने नंबर ऑफ स्टेप्स निकाले, फिर आपका नंबर ऑफ पल्स रिक्वायर्ड इन 1 सेकंड निकाला, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड निकाला हम लोगों ने, वही आपका इसकी एक्चुअल स्पीड होगी। आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि नंबर फेज इनटू रोटर टीथ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप इन 1 रिवोल्यूशन। तो इसको आप डायरेक्टली अगर आप याद रख सकते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं कि अगर एक स्टेप में, अगर आप एक रिवोल्यूशन में टोटल स्टेप्स निकालने हो तो वो नंबर ऑफ फेज, ये नीचे जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जो अल्फा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई m इंटू पी आर, ये जो हम लोग यहाँ पे m इंटू पी आर यूज करते हैं ना, ये m इंटू पी आर ही आपका नंबर ऑफ स्टेप्स इन 1 रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली चाहें तो यहां से ले सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इन 1 रिवोल्यूशन से अगर आप नंबर ऑफ पल्स पर सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं, अगर याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं m इंटू पी आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि उससे हम 360 को डिवाइड करके ही तो हम नंबर ऑफ स्टेप एंगल निकालते हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को चाहे तो बिना पेन का यूज किए हुए भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन था आपका। शुभम दुबे, टाइम क्या तुम लोग भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर with 8 poles in the stator and 6 poles in the rotor have step angle। आप लोग निकाल लेंगे इसको, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा अल्फा इज इक्वल टू 360, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स गिवन है ना इसमें, 8 पोल्स इन स्टेटर, तो इसमें PS बाई 2 इंटू पी आर, ये फॉर्मूला लगेगा आपका इसमें, ठीक है। जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे 360 डिवाइड बाई 8 बाई 2 इंटू 6, तो करीब आपका ये 15 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितना कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए स्टेपर मोटर। तो इसमें से किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम कि होल्डिंग टॉर्क डिटेंट टॉर्क, सॉरी डिटेंट टॉर्क से ज्यादा होल्डिंग टॉर्क रहता है, और डायनामिक टॉर्क तो कम रहेगा क्योंकि मोटर चलने के बाद सबसे कम टॉर्क रहेगा। रिपल टॉर्क आपका और भी कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होगा होल्डिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे आपका पुल आउट टॉर्क नहीं है ना, होल्डिंग टॉर्क, अगर आपको पुल आउट टॉर्क होता तो पुल आउट टॉर्क इज मोर देन द होल्डिंग टॉर्क। होल्डिंग टॉर्क यहाँ पे लिख, एक यहाँ पे लिख आप लोगों को इसमें कि पुल आउट टॉर्क अगर रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम आपका होल्डिंग टॉर्क रहेगा, उससे कम आपका डिटेंट टॉर्क रहेगा, उससे कम आपका डायनामिक टॉर्क रहेगा। मतलब यहाँ पे लिख लीजिए आप पुल आउट टॉर्क इज ग्रेटर देन होल्डिंग टॉर्क is greater than detent torque is greater than dynamic torque ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, रिपल टॉर्क तो कुछ होता नहीं है यार ये, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो था आपका 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेपर मोटर्स आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ वाइड स्पीड रेंज, लार्ज रेटिंग, नो नीड फॉर फील्ड कंट्रोल, कंपेटेबिलिटी विद डिजिटल सिस्टम। तो इसका क्या कर रहे हो, हाँ डी ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें आपको देखना होगा, आपको देखने में सारी चीजें आपको ठीक लगेगी, क्योंकि फील्ड कंट्रोल हम लोग इसमें यूज नहीं करते। लार्ज रेटिंग होती है इसकी, वाइड स्पीड रेंज भी है इसकी, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका वो है आपका डिजिटल सिस्टम के साथ इसकी कंपेटेबिलिटी, जो कि किसी भी मोटर की इतनी इजिली नहीं होती, और इसमें हम लोग किसी भी तरह का फीडबैक सिस्टम यूज नहीं करते हैं, फिर भी ये काफी एक्यूरेट रहती है। प्रिंटर आपने देखा होगा कभी ब्लर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो जितना भी सीएनएस सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल सिस्टम जितना होता है सीएनएस सिस्टम, वो सारे के सारे आपके स्टेपर मोटर्स हम लोग इसमें यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये दिस इज ड्यू टू कंपेटेबिलिटी विद डिजिटल सिस्टम, क्योंकि हम लोग पल्स के फॉर्म में हम लोग इसमें इनपुट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, दिस इज द फॉर अ स्टेपर मोटर व्हाट इज द करेक्ट relationship between the maximum slew rate and the load, maximum slew rate and load, MSR, यानी कि maximum slew rate decreases at load reduced, maximum slew rate रोड को लोड साथ घटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। MSR increases considerably as load is increased, considerably क्या होता है, MSR is increases as load is reduced, MSR is increased, हाँ ये होगा अभी सर। कंसिडरेबली क्या होता है, फिक्स होगा ना ये, मैक्सिमम स्लीव रेट विल इंक्रीज एज लोड इज रिड्यूस्ड। एमएसआर क्या होता है, मैक्सिमम स्लीव रेट क्या है, ये एक्चुअल में जो आप पल्स रेट देते हैं, तो जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज करेंगे आपको पल्स रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उतना लोड को बियर कर पाएगा, क्योंकि वो सिंक्रोनस मोटर नहीं है एक तरीके से, ठीक है। आप पल्स देंगे, उसकी एम्पलीट्यूड्स को इंक्रीज करेंगे, तभी उसकी जो लोड बियर करने की जो कैपेसिटी वो बढ़ेगी, और जितना ज्यादा आप स्लीव रेट रखेंगे, मतलब जितना ज्यादा आप इसका पल्स रेट रखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोड को बियर कर सकता है। एमएसआर रिमेन्स द सेम इवन इफ द लोड इज चेंज, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जब लोड चेंज होगा तो एमएसआर भी चेंज होगा ही होगा। एमएसआर यानी कि मैक्सिमम स्लीव रेट, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, एमएसआर इंक्रीजेस एज लोड इज रिड्यूस्ड। अभी आगे कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं एमएसआर मैक्सिमम स्लीव रेट और मिनिमम स्लीव रेट वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका एमसीक्यूज जो कल हो जाना चाहिए थे, कल के रह गए थे, इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेपर मोटर की जो कल रह गई थी, तो आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेपर मोटर्स आर टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉर्क स्टेपिंग रेट। अभी हम लोग जो स्लीव रेट की बात कर रहे थे, एमएसआर मैक्सिमम स्लीव रेट, ये टॉर्क स्टेपिंग या पल्स रेट कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस मोटर को देखिए, देखिए इसमें टू पोल ऑन स्टेटर एंड टू पोल ऑन रोटर। अगर आपका स्टेटर ये आपका परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के कैरेक्टरिस्टिक बारे में है, तो जैसे ही आप इसमें देखेंगे जब आपका रोटर है आपका इस तरह से लाइन है, मतलब नॉर्थ साउथ से लाइन है, ये नीचे वाला नॉर्थ, ये साउथ पोल ऑफ स्टेटर से लाइन है, तो इस केस में किसी भी तरह का कोई भी टॉर्क यहाँ पे नहीं होगा। टॉर्क की क्या जरूरत है, किसी भी तरह के टॉर्क की यहाँ पे क्या जरूरत है, जब आप इसको थोड़ा सा डेविएट करेंगे, चाहे आप इधर डेविएट करें चाहे आप इधर डेविएट करें, ठीक है। मान लेते हैं मैंने इसको इधर डेविएट किया, इधर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डेविएट किया, ठीक है, और एंगल मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ये जो है अभी आपका ये 0 डिग्री के एंगल पे है, इसको आप मान लीजिए कि आपका ये 0 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ नहीं है इसमें, तो ये 0 डिग्री एंगल पे है, टॉर्क 0 होगा। जैसे जैसे आप इसको डेविएट करते चले जाएंगे, कुछ पॉजिटिव थीटा एंगल आप दे देते हैं इधर, तो होगा क्या इसमें, ये साउथ पोल हटके यहाँ पे आ जाएगा, साउथ पोल ये आपका यहाँ जाएगा इस जगह पे, और नॉर्थ पोल आपका थोड़ा सीधा डिवाइड होकर इधर आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। अब होगा क्या इसमें, ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जो टॉर्क जो जनरेट होगा, टॉर्क होगा पॉजिटिव, मतलब टॉर्क होगा क्लॉकवाइज जनरेट होगा। मान लेते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव टॉर्क है, तो आपको कुछ इस तरह से आप देखेंगे, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे टॉर्क आपका पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा ये, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा आपका जैसे ही आप इसको इसके बीच में लेके आएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, जैसे ही आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये साउथ आपका यहाँ आ जाएगा, ये नॉर्थ आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को इधर रिपेल करेगा, समझ रहे हैं, इस नॉर्थ को इधर करेगा रिपेल, और ये नॉर्थ साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये साउथ को नॉर्थ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये साउथ पोल इस साउथ पोल को इधर रिपेल, मतलब इस जगह पे जो कि इसका टॉर्क है 90 डिग्री पे, ठीक है, वो मैक्सिमम टॉर्क होगा, 90 डिग्री पे आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको और आगे घुमाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होगा, जैसे आप इधर रोटेट करेंगे, ठीक है, ये साउथ पोल इधर आ जाएगा और नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, तो इसका जो एरिया है आप बढ़ाएंगे तो इस नॉर्थ पोल का जो इफेक्ट है वो समझ ना, इसके आगे भी साउथ पोल का इफेक्ट आ जाएगा, तो फिर इसका फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको इधर लेके आएंगे,
आपका जो ये टॉर्क है ये थोड़ा सा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही आप इसको पलट के रिवर्स कर देंगे, जैसे आप इसको पलट के रिवर्स कर देंगे, ठीक है, जैसे आप इसको पलट के रिवर्स कर देंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। मतलब अगर ये इसको मैं साउथ कर दूं और इसको नॉर्थ कर दूं, ये एंगल कौन सा है, ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा फिर आपका ये पूरा आपने 180 घुमा दिया। अभी नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को इधर को मतलब इसको रिपेल करेगा, साउथ इधर साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन किधर करेगा, इधर करेगा कि इधर करेगा, किधर भी नहीं कर पाएगा। आमने सामने आएंगे सारे दोनों फोर्स आपस में इक्वल अपोजिट होंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब 180 डिग्री जब आपका एंगल होगा, ये जीरो है, ये 90 था और ये 180 डिग्री होगा, 180 का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा और इसको इधर रोटेट करेंगे, जैसे ही नॉर्थ को थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, नॉर्थ को यहाँ पे और साउथ को इधर इस जगह पे, तो नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा। मतलब अब अभी तक तो ये जो टॉर्क लग रहा था ये क्लॉकवाइज लग रहा था, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया था। अब ये टॉर्क जो है आपका इधर ही साइड लगेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अब इस टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे, इस टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टॉर्क लेंगे, ठीक है। जैसे हम नीचे लेके आएंगे आपका ये नेगेटिव टॉर्क हो जाएगा इधर, और फिर से आपका ये 270 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और 360 डिग्री पे वही जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आपकी ये ड्रॉ होती है पीएमएसएम के केस में, तो ये आपको समझ जाइएगा। ऐसी कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जिसमें मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है, ठीक है। तो जो भी सुन रहा होगा अच्छे से उसको समझ में आ गया होगा कि जीरो पे जीरो होगा टॉर्क, 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होगा, 180 पे जीरो होगा, 270 डिग्री पे माइनस का नेगेटिव टॉर्क होगा लेकिन मैक्सिमम होगा, और 360 पे फिर वही जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी। इस तरह से आपका जो टॉर्क इसमें कैरेक्टरिस्टिक है ये काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआरएसएम। अब वीआरएसएम में क्या होगा, वीआरएसएम में इसमें कोई पोल तो होते नहीं है, इसमें किसी भी तरह के पोल नहीं होते, तो इस नॉर्थ पोल को सिर्फ अट्रैक्शन से मतलब है, इसमें रिपल्सन का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा था, साउथ साउथ को नॉर्थ नॉर्थ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, रोटर पे कोई पोल नहीं है। तो रोटर पे क्योंकि कोई पोल नहीं है, और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे एमएनए है, ये आपकी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी, समझ रहे हैं। यहाँ पर ना तो नॉर्थ पोल का इस नॉर्थ पोल का इफेक्ट रहेगा, ना ही साउथ पोल का इफेक्ट रहेगा, और ना ही आप मतलब इस पॉइंट पर कोई भी चीज रखी होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी टीथ हो, कोई कंडक्टर हो, कोई फर्मेंटिव मटेरियल हो, कोई आयरन का टुकड़ा हो, इस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग सकता यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल ना तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, क्योंकि एमएनए है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होगा इस जगह पे, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इसको, अब ये चूंकि ये जीरो कंडीशन है, इस जीरो कंडीशन पे ये नॉर्थ पोल इस टीथ को अट्रैक्ट करेगा, इस साउथ पोल इस टीथ को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कोई पोल नहीं है। इस केस में कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा अलाइन किया हुआ है ऑलरेडी, और मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से ये अलाइन रहेगा, जीरो पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको इधर डेविएट करें या इधर डेविएट करें, मान लेते हैं कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डेविएट किया, ठीक है, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज जब आप इसको डेविएट करेंगे तो जो आपका एंगल होगा वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एंगल आपका इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसमें कुछ फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इस टीथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और साउथ पोल इस टीथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, भाई ये भी तो उधर जा रहा है ना, तो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये टॉर्क लगेगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, इस पॉइंट पे, ये जो यहाँ पे मैं पॉइंट बनाऊंगा रेड कलर से, इस पॉइंट पे जो 45 डिग्री का जो एंगल है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। लेकिन जैसे आप इसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो ये जीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पे किसी मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो मैक्सिमम रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ता जाएगा इस नॉर्थ पोल का इफेक्ट खत्म होता चला जाएगा और साउथ पोल इफेक्ट से शुरू होगा। तो इस तरह से जैसे आप इसको देखेंगे, यहाँ पे ये जीरो है, ये आपका 45 डिग्री है, ये 90 है, ये आपका 135 हो गया, और आपका ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप लेके आएंगे 45 पे मैक्सिमम होगा टॉर्क, 45 पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, आगे जाएंगे 90 पे आके फिर से जीरो टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि 90 पे किसी भी तरह का कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ना तो इस पे ना इस पे, तो आपका फिर 90 पे आके फिर से जीरो हो जाएगा ये। लेकिन जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये साउथ पोल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी तक तो टॉर्क जो लग रहा था, फोर्स लग रहा था इधर लग रहा था, क्योंकि नॉर्थ अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा था, लेकिन अब ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये साउथ इस टीथ को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ, और 135 मैक्सिमम और 180 पे फिर से जीरो।
तो इस तरह से ये क्या होगा, एक साइकिल में ये 2 बार घूम जाएगा इस तरह से। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आएगी इसकी कुछ इस तरह से, 045 पे मैक्सिमम, 90 पे 0, 135 पे माइनस, 180 पे 0, 225 पे फिर मैक्सिमम, 270 पे 0, 315 पे फिर माइनस नेगेटिव, नेगेटिव मैक्सिमम, और 360 पे फिर 0। तो इस तरह की कंडीशंस आपकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ होगी। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से कर लोगे इसको। ये था आपका। नेक्स्ट आपका है टॉर्क स्टेपिंग या पल्स रेट कैरेक्टरिस्टिक। इसको मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग कर लेंगे इसको, फिर इसके कुछ एमसीक्यूज भी हैं उसको हम लोग कर लेंगे, कल ही हो जाएगा ये। ठीक है, कल करते हैं इसको, आज टाइम भी शायद हो रहा है, 3:30 हो गए। इस तरह स्लीव रेंज, ये मैक्सिमम, ये स्लीव रेंज है ना, ये आपका ये स्लीव रेंज होती है, मैक्सिमम स्लीव रेट और मिनिमम स्लीव रेट R1 R2। तो ये मैं कल समझाऊंगा आपको ये। ठीक है, इसको हम लोग आज इतना ही रखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। आप लोग अटेंडेंस बता दीजिए। रोल नंबर 1 आदर्श कुशवाहा। आदर्श कहाँ चले यस गए सर, भाई? प्रेजेंट। ठीक है, आकाश सिंह। प्रेजेंट सर। आकाश सिंह यस सर। प्रेजेंट। आकृति मित्तल। प्रेजेंट सर। अभिषेक। यस सर। तो सुबह कहाँ चले गए थे भाई, क्लास में नहीं थे सुबह? अचिंत। प्रेजेंट सर। ऐश्वर्या अरोरा। प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा। प्रेजेंट सर। अखिल भाटिया। अमनदीप सिंह। प्रेजेंट सर। अंकित चौरसिया। आशीर्वाद पांडे। धर्मेंद्र। ध्रुव भारद्वाज। प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत। ध्रुव रावत। दिव्यांशु मिश्रा। प्रेजेंट सर। गणेश। प्रेजेंट सर। हरिओम। यस सर। हर्ष पराशर। हर्षित। हेमंत। प्रेजेंट सर। कैलाश पाल। किशन कुमार। मानिक गौर। मनोज यादव। यस सर। मोहम्मद जाहिद। अलवर शाह खान। पवन कश्यप। प्रथम। यस सर। प्रियम। पुष्पेंद्र। रिया सिंह। प्रेजेंट सर। ओके, रुद्रांश। सचिन यादव। तो आया इसके बाद एक तो रानी इसमें नीचे। शिवम मिश्रा। श्रेयस अचान। सोम पांडे। सिद्धार्थ सिंह। सूरज प्रकाश। वेद प्रकाश। विक्रांत अंकोला। शिवम गोयल। कोई आया इनमें से? सिद्धार्थ सिंह जुड़ा था। ठीक है, ओके, यू कैन लीव।